मित्रों नमस्कार। आज मैं एक अलग ही विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या कभी आपने संस्कृत माध्यम की पाठशाला इस प्रकार का कोई वाक्य, शब्द, विचार सुना है? तो चलिए बता दूं कि पुणे में हम कुछ संस्कृत प्रेमी मिल करके इस विषय पर सोच रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार हमारी आधुनिक पाठशालाएं, आधुनिक विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम का स्कूल हुआ, कोई हिंदी माध्यम का स्कूल हुआ, कोई मराठी माध्यम का स्कूल हुआ, तो क्या हम इसी प्रकार संस्कृत माध्यम का स्कूल चला सकते हैं जिसमें सारे वही आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे, वही सिलेबस होगा जो आजकल हमारे सीबीएसई का या महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड का सिलेबस होता है। सारा कुछ उसी प्रकार, केवल पढ़ाई का माध्यम संस्कृत होगा, भाषा का माध्यम संस्कृत होगा। और ऐसा नहीं कि इस बात का प्रयास पहले कभी हुआ ना हो। पुणे में ही कुछ 20 वर्ष पहले और नांदेड़ में भी कुछ 10-15 वर्ष पहले इस प्रकार के प्रयास हुए। पुणे की बात अगर करें तो एक 2-3 संस्कृत के महापंडित थे, उन्होंने सोचा कि हम संस्कृत माध्यम की पाठशाला चलाते हैं। तो उनके सामने समस्या ये थी कि पुस्तकें तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन चूँकि वे संस्कृत पंडित थे तो उन्होंने जो प्रचलित पुस्तकें मराठी में थीं उन्हीं को संस्कृत में अनुवादित करते हुए अपने अध्यापन के लिए या अपने स्कूल के लिए आरंभ किया। उस जमाने में भी उन्हें अच्छे खासे विद्यार्थी मिल गए थे। अब अच्छे खासे से मेरा अर्थ ये है कि अगर किसी भी एक कक्षा के लिए अगर मेरे पास 10 या 15 विद्यार्थी जुट जाते हैं तो मैं कहूँगी कि ये संख्या आरंभ के लिए अच्छी खासी संख्या है। तो उनके पास भी इस तरह से विद्यार्थी थे। पहली कक्षा आरंभ हुई, फिर दूसरे वर्ष वे विद्यार्थी दूसरी कक्षा में गए तो उन्होंने पहली और दूसरी 2 कक्षाएं पढ़ाना आरंभ किया। फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, इस तरह 4 वर्ष तक तो यह प्रयास कहें या यह उपक्रम अच्छी तरह से चला। फिर आने लगी समस्या। जो पढ़ा रहे थे टीचर्स, जो उन्होंने चुने थे, वे सारे के सारे संस्कृत पंडित थे और वे मराठी पुस्तक देख करके उसका तत्काल संस्कृत में अनुवाद करके वे अपने विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। निपुणता तो उनकी संस्कृत में थी, संभाषण के लिए भी थी, और उनका संभाषण इस प्रकार सरल भी किया हुआ था कि उनके विद्यार्थी, जो कि छोटे बच्चे ही थे, पर वे विद्यार्थी इस प्रकार की भाषा को समझ पा रहे थे, समझ ले रहे थे। तो 3-4 वर्ष तक ये उपक्रम चला। फिर स्कूल उन्हें बंद करना पड़ा। तो हम लोगों ने इस पूरे इतिहास को समझने का प्रयास किया और फिर पता चला कि इस प्रकार का अगर हम विद्यालय खोलते हैं तो इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और हमने चर्चा की कि क्या इनका निराकरण संभव है। तो जो चर्चा का निष्कर्ष निकला वह आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहली समस्या तो जैसा मैंने अभी बताया,
पाठ्य पुस्तकों की है कि संस्कृत भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो भले ही शिक्षक ये कह ले कि मैं मराठी या इंग्लिश पुस्तक को पढ़ करके अपने विद्यार्थियों से उसका संस्कृत अनुवाद करते हुए मैं उन्हें संस्कृत माध्यम से पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, लेकिन कई बार क्यों हमेशा ही बच्चों को स्वयं के लिए भी पढ़ाई करनी होती है, जिसे हम स्वतः अध्ययन स्वाध्याय कहते हैं। बच्चों के लिए, उसके लिए बच्चों के पास पुस्तक होनी चाहिए, वे पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये एक सबसे पहली समस्या निर्माण होगी। और इसके लिए हमें पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हों, इस प्रकार प्रयास करना पड़ेगा। फिर आते हैं दूसरी समस्या पर। दूसरी समस्या ये है कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे उन्हें संस्कृत संभाषण की कला अवगत होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए संस्कृत में संभाषण करने की, और अपनी बात को प्रभावी पद्धति से अपने विद्यार्थियों के सम्मुख रख पाने की। अब आते हैं तीसरी समस्या पर। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है। वो इस प्रकार है कि चलिए, जैसे इन दोनों स्कूलों के विषय में हुआ, उनके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा तक तो स्कूल ठीक ढंग से चले, आगे नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि होता ये है कि इससे मान लीजिए कि मैं केमिस्ट्री विषय की बात कर रही हूँ और एक उसमें चैप्टर है जिसका नाम है मीथेन। अब और मान लीजिए कि मैं 6ठी कक्षा में पढ़ा रही हूँ। अब जो स्कूल की पुस्तक में मीथेन पर जो भी चैप्टर होगा, उसमें मीथेन के विषय में कुछ सीमित जानकारियाँ होंगी, जैसे कि इसका केमिकल फार्मूला CH4 है और इसमें एक कार्बन एटम के साथ बाकी 4 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जब मैं अपने विद्यार्थियों को ये समझाना चाहूँ या बताना चाहूँ, तो अच्छे शिक्षक का गुण ये है कि वो इसके साथ बाकी कई सारी बातें कनेक्ट करके बता सके। जैसे कि ये मीथेन जो है, ये एक पूरी कार्बन कंपाउंड्स की एक फैमिली बनती है। उस फैमिली का ये एक मेंबर है, उस फैमिली का यह सदस्य है और उस फैमिली का नाम है हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें कार्बन की लंबी चेन होती है। जैसे इसी फैमिली का दूसरा सदस्य जो है, उसका नाम है इथेन, उसका फार्मूला है C2H6। तो इसमें C और C का बॉन्डिंग रहेगा और दोनों C यानी कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। अब अगर हम तीसरे मेंबर की बात करें तो उसमें कार्बन के 3 एटम होंगे, C इस तरह से एक लीनियर बॉन्डिंग C एटम्स के बीच में होगा। और फिर जो 2 छोरों पर जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे और बीच वाले जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। इसलिए जो तीसरा हमारा सदस्य है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार वो सीरीज चलती है। तो फिर C3H8, C4H10,
इस प्रकार इनके फॉर्मूले बनते चलते हैं। अब यदि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, केमिस्ट्री विषय मैंने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में मैंने बीएससी या एमएससी तक की शिक्षा ग्रहण की हुई है, तब तो मैं ये सारा समझा पाऊँगी। कार्बन बॉन्डिंग क्या होती है, कार्बन बॉन्डिंग क्यों होती है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम्स क्यों जुड़ते हैं, उसकी क्या कहानी है, उसकी खोज कैसे हुई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर मैं संस्कृत की विद्वान हूँ, जिसने कभी स्कूल में या कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो भले ही पुस्तक को देख करके उसका फटाफट संस्कृत अनुवाद करते हुए मैं उस चैप्टर में जो लिखा गया उतना भर ज्ञान मैं अपने विद्यार्थियों को दे सकती हूँ। लेकिन उससे जुड़ाव करके जो बाकी सारी बातें जो विद्यार्थी को बतानी है, वो मैं तभी कर पाऊँगी अगर मेरी शिक्षा में केमिस्ट्री विषय सम्मिलित हो, बीएससी या एमएससी के लेवल तक। यही बात आएगी भूगोल के साथ, यही बात आएगी इतिहास के साथ, यही बात होगी समाजशास्त्र के साथ, फिजिक्स के साथ, बॉटनी के साथ, वगैरह वगैरह। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ऊंची कक्षाओं की बात करते हैं, 5वीं से लेकर के 10वीं या 12वीं तक की कक्षा की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे वे संस्कृत भाषा के विद्वान शिक्षक नहीं होंगे, बल्कि उस विषय को जिन्होंने पढ़ा है ऐसे शिक्षक हमें लेने पड़ेंगे। और फिर अगर संस्कृत माध्यम की पाठशाला है तो ये भी आवश्यक है कि ये शिक्षक संस्कृत में कम से कम इतना संभाषण कर सकें ताकि वे अपने विषय को विद्यार्थियों तक संस्कृत भाषा के माध्यम से पहुंचा सकें। अर्थात अब हम उस फेज से निकल गए जहाँ पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में जो भी पढ़ाई है उसको हमारे संस्कृत विद्वान मैनेज कर पाते थे और उतनी भर पढ़ाई वो बच्चों को पढ़ा सकते थे। जैसे ही हम अगली कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं में जाना आरंभ करेंगे, हमें उस विषय के तज्ञ शिक्षक की आवश्यकता होगी और फिर ये भी गरज होगी कि वह शिक्षक संस्कृत में अपनी बात धारा प्रवाह रूप से, शांति से, सरलता से कह सके। लेकिन समस्याएं यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब आते हैं चौथी समस्या पर। आखिर इन बच्चों ने कभी न कभी परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, तो चलिए 10वीं की कक्षा की बात करते हैं। परीक्षा कौन लेगा? स्कूल तो नहीं लेगा, कोई न कोई बोर्ड लेगा। जैसे मान लो कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा ले रहा है, तो अब प्रश्न पत्रिका जो है वह भी संस्कृत में बनानी पड़ेगी। तो क्या सीबीएसई के पास ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, निष्णात टीचर्स हैं जो कि केमिस्ट्री का पेपर संस्कृत भाषा में बना सकें? तो अगर वहाँ उनके पास ऐसे शिक्षक नहीं हैं तो किसी तरह से उनके पास जो उपलब्ध शिक्षक हैं उनको प्रवीण बनाना होगा ताकि वे अपना प्रश्न पत्र संस्कृत भाषा में बना सके। फिर इसी से जुड़ी एक समस्या ये है कि जब बच्चे परीक्षा दे लेंगे और संस्कृत में अपनी बात लिख भी लेंगे तो उनके उत्तर पत्रिका की जांच कौन करेगा? वहाँ भी हमें ऐसे निष्णात शिक्षक चाहिए जो उस विषय को भी जानते हैं और संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं। कम से कम इतना पढ़ लें, इतना समझ लें कि ये पता चले कि विद्यार्थी ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, इत्यादि। तो परीक्षा
के लिए प्रश्न पत्रिका तैयार करना, उत्तर पत्रिका की जांच करना, और इसके लिए जो शिक्षक चाहिए वो शिक्षक उनको तैयार करना, ये एक समस्या और है। फिर आते हैं 5वीं समस्या पर। वो ये है कि कितने अभिभावक इस तरह के माध्यम से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वे तो यही कहेंगे कि भाई उससे अगली पढ़ाई का क्या, अर्थात 12वीं तक मान लो हमारे माध्यम में वो पढ़ भी लिए, तो आगे कॉलेज में उन्हें फिर से संस्कृत में पढ़ाई नहीं कर पाए अगर, तो उन्हें इंग्लिश या हिंदी या मराठी इस तरह की अलग भाषा को चुनना पड़ेगा। फिर एक और प्रश्न आता है कि इस प्रकार संस्कृत माध्यम से 12वीं तक पढ़ लेने के बाद उन बच्चों का करियर क्या होगा, क्योंकि अगर 12वीं के बाद उन्हें किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पड़े, शिक्षा छोड़नी पड़े, तो वे इस संस्कृत में पढ़े हुए ज्ञान को लेकर के क्या करेंगे। और अगर उन्होंने अपनी शिक्षा आगे कंटिन्यू भी करी तो वो शिक्षा संस्कृत में नहीं होगी, वो किसी दूसरी भाषा के माध्यम से होगी। तो फिर आगे जब वे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी अगली पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद उनका करियर क्या होगा। तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं, इनका हमने इन समस्याओं की सूची तो बना ली। अब बात आती है कि क्या इन समस्याओं का निराकरण है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार का स्कूल चलाने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त धन है। तो धन को मैं एक बड़ी समस्या नहीं मानती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि किसी भी अच्छे काम का संकल्प अगर आप लेते हैं तो धन की व्यवस्था हो सकती है। असल समस्या होती है मनुष्यों की, कि आपको अच्छे शिक्षक मिल पाएँ, अच्छा वातावरण मिल पाए, बच्चे मिल पाएँ, अभिभावकों को आप समझा पाएँ इत्यादि। तो अब जब हम इसके समस्याओं के निराकरण की बात पर आते हैं, तो इस निराकरण को भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा है, और वह मैं आपके साथ अगले वीडियो में बांटना चाहूँगी। लेकिन आज इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं देश भर में जो भी संस्कृत प्रेमी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उन सब के लिए ये निवेदन मैं रखना चाहती हूँ कि हमने इन सारी समस्याओं पर और अगली समस्याओं पर भी कई तरह से विचार किया है, कई तरह से इसके निराकरण के बारे में सोचा है। तो अगर आप लोगों में से कोई इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हों, तो वे भी हमारे साथ इस प्रयास में जुट सकते हैं, और सबके सम्मिलित प्रयास से यह अधिक शीघ्रता से संभव हो सकता है। तो मित्रों, प्रतीक्षा करिए। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समय बहुत हो जाएगा और विषय बहुत बड़ा है, विषय की व्याप्ति बहुत अधिक है, इसलिए आज मैं यहाँ रुकती हूँ। अगले एक सप्ताह के भीतर ही मैं दूसरा वीडियो डालूँगी, जिसमें हम बात करेंगे कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, वर्ष बाय वर्ष, प्रतिवर्ष आगे चल सकते हैं। तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, वंदे मातरम।